हेलो फ्रेंड्स, मैं वैष्णवी। जैसा कि मैं बता दूं, हमारी जो अभी क्लास होगी वो कहानी के ऊपर ही है। और अभी मैं फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित कहानी जो है वो लाल पान की बेगम, उसी को मैं पढ़ाने वाली हूँ। और मैं बता दूं कि इससे पहले लगभग मैं 15 कहानी पढ़ा चुकी हूँ। जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी है वो जाकर अवश्य देखें। और लगभग 4 से 5 कहानी और बची हुई है और वो बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगी। और जैसे ही कहानी समाप्त होगी उसके बाद मैं निबंध स्टार्ट कर दूँगी। उसके बाद मैं सारी जितनी निबंध लगे हुए हैं उसको मैं पढ़ा दूँगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी वो सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मेरी देखे होंगे, और जिन्होंने भी नहीं देखा अभी तक वो जाकर अवश्य देखें। और देखिए दोस्तों, ये है फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित कहानी लाल पान की बेगम। इसी कहानी को मैं पढ़ाने वाली हूँ। और इस कहानी की अगर मैं बात करूँ, इस कहानी की प्रकाशन वर्ष की, तो इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1957, यानी कि 1957। ठीक है। और साथ ही फणीश्वर नाथ रेणु जी की जन्म वर्ष की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो हुआ है 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और ये जो लाल पान की बेगम कहानी है, आप तो जानते ही हैं कि जितनी भी कहानियाँ लगी हुई हैं सभी जो है किसी न किसी कहानी संग्रह में है। और उस कहानी संग्रह का नाम और साथ ही लेखक की जो अन्य रचनाएं रही है, जितने भी कहानी संग्रह हैं उनके जितनी भी कहानियाँ हैं, उसका भी क्रम बेहद इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि रेणु जी बस लाल पान की बेगम कहानी हमारे सिलेबस में लगी हुई है तो उसे ही पढ़ना है, नहीं। इसके साथ साथ जितनी भी इनकी अन्य रचनाएं हैं उसका भी क्रम हमें याद होना चाहिए विद प्रकाशन वर्ष, क्योंकि प्रकाशन वर्ष को हम स्किप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें क्रम से लगाने देता है प्रश्न कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार से क्रम से लगाइए, तो अगर हमें प्रकाशन वर्ष ही याद नहीं रहेगा तो हम कैसे क्रम से लगाएंगे। तो इसलिए प्रकाशन वर्ष के साथ सभी कहानियों का क्रम और साथ ही जितने कहानीकार हैं सभी का जन्म वर्ष, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको करवा दी हूँ। आप सभी अगर वो क्लास मेरी नहीं जाकर देखे हैं तो जाकर अवश्य देखें। चलिए, इस कहानी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु जी का थोड़ा परिचय। इनका जन्म जो है वो 1921 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1977 ईस्वी में हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये जो लाल पान की बेगम कहानी है ये कौन सी कहानी संग्रह में संकलित है, तो ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ठुमरी कहानी जो है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, ये भी बेहद इम्पोर्टेंट है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1959। और ठुमरी कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां संकलित है ये भी बेहद इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कुल 9 कहानियां संकलित है, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन सी कहानी है उसमें। और दूसरी कहानी संग्रह है इनकी आदिम रात्रि की महक, तीसरी है अग्निखोर, चौथी है एक श्रावणी दोपहर की धूप, पांचवी है अच्छी पान की बेगम रेणु की अन्य श्रेष्ठ आंचलिक कहानी है। तो ये किस टाइप की कहानी है, तो आंचलिक कहानी है। कहानी में नायिका बिरजू की माँ है जो गांव भर में लाल पान की बेगम के रूप में जानी जाती है। ध्यान रखेंगे, लाल पान की बेगम के रूप में कौन जानी जाती है, तो बिरजू की माँ। बिरजू कौन है, इसका बेटा है और इसकी बेटी जो है वो चंपिया है। कहानी में बिरजू की मां के नाच देखने की प्रबल इच्छा और इच्छा पूर्ति के बीच में आने वाली बाधाओं का चित्रण है। यानी कि उसको जो होता है वो नाच देखने का इच्छा रहता है, वो अपने पति को बोलती है कि आप बैलगाड़ी लेकर आइए। और ऐसा होता है कि जब ये बैलगाड़ी लाने जाते हैं तो इनको कोई बैलगाड़ी देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इस बात से भी इनकी पत्नी जो होती है वो खिन्न हो जाती है कि जब ज़रूरत होती है तो कोई समय पर देते नहीं हैं। कहानी में बिरजू की मां के माध्यम से पूर्णिया अंचल के निवासियों की दिनचर्या, दरिद्रता, दैन्यता तथा आशा निराशा के बीच गहन मानवीय रागात्मकता और आनंद उल्लास की अनोखी रश्मिता का मर्मस्पर्शी चित्रण है। ये सभी इस कहानी में दिखाई गई है। और साथ ही इस कहानी की अगर मैं बात करूँ तो ये कहानी जो है वो ग्रामीण परिवेश की है। जैसा कि मैं बताई कि ये श्रेष्ठ आंचलिक कहानी है, तो ये कहानी जो है वो कैसी है, तो ग्रामीण परिवेश की है। इसमें महिलाओं की भूमिका जो है वो स्वाभिमान, ठीक है, और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई है इस कहानी में। ग्रामीण जीवन के रंग बिरंगे चित्र और मेला नाच गान का भी वर्णन किया गया है। ठीक है। इसमें जो है उसकी बेटी जो है चंपिया वो तरह तरह की गीत गाती है और जो गांव की अन्य महिलाएं हैं वो भी गीत गाती हैं। तो ये सब चीज़ों को भी इसमें दिखाया गया है। और साथ ही बिरजू की माँ यानी कि जो लाल पान की बेगम है उसकी जो मेला जाने की इच्छा है उसको भी इसमें दिखाया गया है। इस कहानी में पति पत्नी के बीच होने वाले नोक झोंक, रूठना मनाना और बड़े ही निराले अंदाज में दर्शाया गया है। ठीक है। उन दोनों के बीच जो नोक झोंक, जैसा कि होता ही है हर पति पत्नी के बीच में होता है,
लेकिन इस कहानी में जिस तरीके से दिखाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से रेणु जी इस कहानी में वो चीज़ को दिखाए हैं कि उसकी माँ जो है वो गुस्सा हो जाती है जब बैलगाड़ी नहीं मिलती है तो, और उसके पापा जो है फिर देर रात तक, मतलब बहुत रात हो जाती है, उसके बाद जो है वो बैलगाड़ी लेकर आते हैं। तो जैसे ही बैलगाड़ी लेकर आते हैं तो ये क्या करती है कि बोलती है अपनी बेटे बेटी को, चलो 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 पप्पा आ रहे हैं, ऐसा करते हैं हम सभी जाकर सोने का ड्रामा करते हैं, और सभी जाकर सो जाते हैं। और जब वो बैलगाड़ी लेकर आते हैं तो बोलते हैं चंपिया बिरजू कहाँ हो, आओ बैल को घास दे दो। तो ये लोग, उसकी माँ बोलती है कुछ मत बोलना, तुम सभी सो जाना, और जब पूछे कि माँ क्या कर रही है तो बोलना माँ सो गई है, नहीं जाएगी नाच देखने। तो इस टाइप का भी नोक झोंक इस कहानी में दिखाया गया है। तो चलिए अब कहानी को पढ़ती हूँ। कौन सी पत्रिका में है, तो कहानी पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई थी, और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। और जैसा कि मैं बताई, ये कहानी जो है वो ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है, और ठुमरी में जितनी भी कहानियाँ संकलित हैं सबका क्रम बेहद ही इम्पोर्टेंट है। पहली कहानी है रसप्रिया, दूसरा है तीर्थोदक, तीसरी है ठेस, चौथी है नित्य लीला, पांचवी है पंचलाइट, छठवीं है सिर पंचमी का सगुन, सातवीं है तीसरी कसम। तीसरी कसम कहानी जो है ये भी हमारे सिलेबस में लगी हुई है, और ये कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टेड है। वैसे रेणु जी का हर कहानी और हर उपन्यास बेहद ही पसंद है मुझे। उनकी जो एक उपन्यास भी हमारे सिलेबस में लगी हुई है, मैला आंचल, जो कि बेहद ही इंटरेस्टेड उपन्यास है, वो भी मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को। और तीसरी कसम कहानी भी मैं पढ़ाऊँगी। और आठवीं कहानी है लाल पान की बेगम, और नवीं कहानी है तीन बिंदिया। ठीक है, इसका भी क्रम आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुर रही है। अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। ध्यान रखेंगे कि बिरजू का जो है वो उम्र कितना है। जितने भी कहानियों में पात्र आए हुए हैं उसकी आयु से संबंधित प्रश्न एनटीए पूछता है। जैसे कि दुलाई वाली कहानी से सीता की उम्र कितनी थी पूछ चुका है। तो उसी नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये भी प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि बिरजू जो है उसका उम्र कितना है, तो 7 वर्ष है। शकरकंद के बदले तमाचे खा खाकर आंगन में लोट पट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सर भी चुड़ैल मंडरा रही थी। चंपिया कौन है, तो बिरजू की बहन है। आधे आंगन धूप रहते जो गई सहुवाइन की दुकान छुआ गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। तो इसको कहाँ भेज देती है इसकी माँ कि जाओ तुम छुआ गुड़ लेकर के आओ, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई है, आज लौट के जरा। बागर की बकरी की तरह कुकर मच्छी लगी थी, इसलिए बेचारा बागर रह रह कर कूद फान कर रहा था। बिरजू की माँ बागर पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागर के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागर को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसन की मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? तो ये प्रश्न जो है इससे कौन पूछती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। उसकी जो बगल की है मखनी फुआ पड़ोसी, वही पूछती है बिरजू की माँ से, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? तो बिरजू की माँ के आगे नाथ और न पीछे पगहिया हो तब न फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई, और बिरजू के माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागर को कुकड़माची परेशान कर रही है। हा आय हाय हर हर र आय आय। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागर को डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी बुआ की नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पनभरियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को 4 मन पाट यानी जूट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। यानी इसमें जो है बिरजू की माँ जो है वो बहुत स्वाभिमानी है, ठीक है, उसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, बहुत ही अकड़ है। ये चीज़ को इस कहानी में दिखाया गया है। जो जितनी भी आस पड़ोस की है महिलाएं सभी इससे जलती हैं। हाँ, निशाब करो खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में
हाँ, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ती। निसाफ करो, खुद अपने मुँह से 8 दिन पहले से ही गाँव की गली-गली में बोलती फिरी है कि हाँ, इस बार बिरजू के पप्पा ने कहा है, यानी बिरजू की जो माँ है वो जाकर गली-गली में क्या कह दी थी कि बिरजू के पप्पा ने कहा है कि बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊँगा। कहाँ का नाच? तो बलरामपुर का, ध्यान रखेंगे। बैल पर अब अपने घर हैं तो 1000 गाड़ियाँ मंगनी मिल जाए। ये कहे कि जब बैल हमारे यहाँ है ही तो गाड़ी तो कोई भी देने के लिए तैयार हो जाएगा, अब तो दिक्कत है नहीं। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयारी हो रही है, रसोई पानी कर रहे हैं, मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ? यानी मखनी फुआ ये बात बता रही है, जो पनभरनिया सब वहाँ से पानी भर कर आ रही है ना, उन्हीं को बता रही है मखनी फुआ कि जब मैं उसको टोकी तो उन्होंने क्या जवाब दिया। देखो, मखनी बुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों पर एक और मोड़ कर ऐठती ही बोली, निकालो। अरे हाँ, बिर 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 ज्यो की माँ, या के आगे नाथ हो ना पीछे पगैया हो तब ना। जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती है। वह जरा गला खोल कर कहती है, फुआ सबसे सर्वे शीतल मिट्टी सर्वे सेटलमेंट्स के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारे वाली सहन साड़ी पहनकर तू भी भटा की भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाट होता, जरा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। ये बात कौन बोलती है? तो जंगी की पतोहू बोलती है, जो कि रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है और बहुत ही मुँह जोड़ लड़की है। ठीक है, गाँव की जितनी भी महिलाएं हैं सबसे इसका बहस हो ही चुका है अभी तक। जंगी की पतोह मुंहजोड़ है, रेलवे स्टेशन की पास की लड़की है, 3 महीने ही हुए हैं, गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुर्मा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है, यानी सबके साथ इसका बहस हो चुका है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, क्लासी है, उसका खसम रंगी कुर्मा टोली का नामी लठैत है, इसलिए हमेशा सिंह खुजाती फिरती है जंगी की पतोह। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोह की गला खोल बोली गुलेल की गोलियां की तरह दंदनाती हुई आई थी। बिरजू के माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके, क्योंकि ये भी अगर बोलने में एक्सपर्ट है तो वो भी बोलने में एक्सपर्ट है। इसको समझ में आ गया कि अगर इसको हम कुछ बोलेंगे तो तुरंत ही जवाब दे देगी, तो इसलिए ये बोलती है कि गोबर की ढेली में कौन ढेला फेंके। जीभ के झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज़ दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठेठर बेस्कोप का गीत गाने वाली पतुड़िया पतोहू सब आने लगी है, कहीं बैठ के बाजे ना मुरलिया सीख रही होगी। हरजाई अड़ी चंपिया यानी जो नई बहू सब आई है ना, तो ये लोग क्या करती है, बेस्कोप का गीत गाती है। तो इसको लगता है कि मेरी बेटी भी सामान लेने गई थी और अभी तक आई नहीं है, तो जरूर उन्हीं लोगों के साथ बैठकर ये भी गीत गा रही होगी, तो इसलिए बोलती है कि तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। जंगी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। भक भक बिजली की बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दांत पंक्तियों के बीच एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। फुआ कौन सी गाली दी? शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में ना रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की टाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सनौली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएगी। यानी होता है ना कि आस पड़ोस में अगर कोई तरक्की करता है तो कहीं ना कहीं जलन होता है, क्योंकि इसके पास खेत है, इसके पास धान है, जो अन्य महिलाएं हैं आसपास की, उन लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो यही बोल रही है कि वो लोग जलने वाली सब जले, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छुआ गुड़ को
भाई मेरे नाक में क्या हो गया। उंगली से चाटती हुई चंपियाँ आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है ए, सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती है ए। तो बोलती है कि मुझे क्यों मार रही है, सहुआइन जल्दी सामान नहीं दी इसलिए तो मुझे लेट हो गया ना। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी, एक सहुआइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात दें कि कल्ला तोड़ दूं हर जाई, जो फिर कभी बाजे न मुरलिए गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। यानी वहाँ की जितनी पतोड़िया बहू सब आई थी वो सब तो गाना गाती थी, तो इसलिए बोलती है कि चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू के माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की, उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुँच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठा था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले उसको भी क्या की थी, तमाचा लगा दी थी। ए मैया, ए उंगली गुड़ दे देना, बिरजू ने तलहथी फैलाई। देना मैया एक रत्ती भर, यानी बच्चा मांग रहा है। एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंकाती हूँ पिछवाड़ी में जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी 10 साल की चंपिया जानती है। तो ध्यान रखेंगे, बिरजू का उम्र 7 साल और चंपिया का उम्र है 10 वर्ष। शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोड़ेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियाँ देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है उस तरफ बेलज्जी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू के इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके, देखा भैया, मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं। नहीं, माँ ने झिड़की दी, एक शकरकंद छिलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू उससे कहो 1 घंटे के लिए कराही मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं ली। यानी सिद्धू की बहू जो है वो इससे कढ़ाई मांग कर ले गई थी और अभी तक लौटाई नहीं है। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से माँ की ओर देखा और नज़र बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। होता है ना भाई बहन में, मम्मी चलो उधर घूम के काम कर रही है तो लो इधर से फेंको, जाओ तुम यहाँ से। सूरज भगवान डूब गए, दिया बाती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोला में किसी ने गाड़ी नहीं दिया मैया। पप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। यानी कोयरी टोला वाला जो है इसको गाड़ी देने से इनकार कर दिया था, ध्यान रखेंगे। और ये जो है फिर मलदहिया टोली जाते हैं गाड़ी लाने के लिए। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंखों में पानी नहीं तो मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। यानी अपने गांव वाले जब नहीं दिए हैं तो दूसरे गांव ये गए मांगने, तो इसको लगता है जब अपने गांव वाला नहीं दिया तो दूसरे क्या देंगे, उससे क्या आशा किया जाए। ना 3 में ना 13 में क्या होगा, शकरकंद छीलकर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच, पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर अंधाकर वापस आया। देख ले दीदिया, मलेटरी टोपी, इस पर तो 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। यानी कढ़ाई को क्या किया, पलट के अपने सर पर रख लिया और अपनी बहन को बोल रहा है, देख दीदिया ये मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी भी मारेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ, राकस तुझे हर चीज में मुंह लगा गए। चंपैया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनुर टुनुर मुझे जरा नहीं सुनाता हो, मतलब जरा नहीं सुहाता। होता है ना जब आदमी गुस्सा में रहता है तो उस टाइम किसी भी तरह का वो किसी का बात सुनना या कोई गाना सुनना या कुछ भी कितना भी अच्छा हो वो चीज़ उसको पसंद नहीं है, इसलिए बोलती है कि जाओ उसका टुनुर टुनुर जो वो बजता है उसके गले में घंटी उसको खोल दो। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी भगवान टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी, झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी। तुमसे सुबेसी बकबक मत करो। बागर के गले में झुमकी खोलती हुई चंपिया डाल दे चूल्ही में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़ कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगइयो मत, मेरा मत्था दुख रहा है। बोले ना, मतलब शुरू में बताइए आप लोगों को कि जैसे ही जानती है कि बैलगाड़ी नहीं आने वाली है तो ये क्या बोलती है अपनी बेटी को कि मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और पापा आएंगे तो बोलना
कि माँ को मत उठाइएगा क्योंकि माँ का माथा दुख रहा है। और वो जो आएंगे बैलगाड़ी से बोलना वो उड़न जहाज से वो खुद ही चढ़कर नाच देखने जाएं, इतना गुस्सा है इसके अंदर। मढ़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर टुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए हैं। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं है। सांझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीने पहले से ही मैया कहती थी कि बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी। चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी और बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का दिल भी भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला। गाछ का सबसे पहला बैगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। तो बिरजू जो है वो जिन बाबा को क्या कबूला था कि जो मैं बैगन का पौधा लगाया हूँ जिन बाबा, उसमें जैसे ही बैगन फड़ेगी तो उसका जो पहला जो बैगन आएगा उसमें फलेगा वो मैं आपको चढ़ाऊँगा। मढ़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मनसूबा नहीं बांधना चाहिए था। किसी को भगवान ने मनसूबा तोड़ दिया है। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चुक का फल दे रहे हो भोला बाबा? अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बात की नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन की जितनी मनौतियाँ की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ़ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। तो इसको ख्याल आता है कि अच्छा महावीर जी का रोट बाकी है, तो अच्छा माफ़ कीजिएगा महावीर जी, और दोबारा जो है मैं आपको डबल चढ़ाऊंगी। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पतोहू की बातें चुभती है। भक भक बिजली बत्ती चोरी चमारी करने वाली की बेटी पतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने? गाँव की भाई खोकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी है। धरती फोड़कर पाट लगा है, बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार। भला फसल सहे जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काटा पर तौल के ओजन हुआ है भगत के यहाँ। इसने जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे तो सर्वे का समय हो रहा है। लाठी करी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुतखौकी का अरे माँ सो गांव की किसी पुतखौकी का डैश सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गए। उनका बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब भी पात्र इस कहानी में ध्यान रखिएगा आया हुआ है, ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से चलती है। और भी जितनी बातें खूब मोहना जानता है। उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू, अंदर। तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबड़ी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। यानी ये सब भी जा करके सो गया, सब अंधेरा करके पूरा घर को। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा ना देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर मत्था पकड़ के बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी, जवाब देती थी बिरजू की माँ। खूब सोच समझ के छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा? जोड़ू जमीन जोड़ के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग्य ही खराब है। अच्छा, बिरजू की माँ का भाग्य ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घड़वाला उसे मिला है। तो क्या आप लोगों को भी गोबर गणेश घड़वाला मिला है या मिलने वाला है?
कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने। हर एक महिलाओं का यही शिकायत रहता है कि उसके मर्द जो है उसकी कोई भी इच्छाओं को पूर्ति नहीं करते, कितना भी करते बेचारा, ठीक है, तो भी बोलेगी मुझे कोई शौक मौज नहीं मिला है, मैंने गलत आदमी से शादी कर ली। सावित्री की तरह सभी महिलाएं करती है। खोलू के बैल की तरह खटका सारी उम्र काट दी इसके यहाँ, कभी एक पैसे की जलेबी भी ला कर दी उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से ले की बाहर की ही बाहर हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमड़ी नोट देखने भी नहीं दिया आँख से। नमड़ी नोट यानी 100 रुपये का नोट जो है वो भी इसको देखने को नहीं दिया। बैल खरीद लाए, उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरी की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हुआ आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुस्मे में उसके मुंह से निकली थी। भगवान जाने फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसके 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छिड़ी है। ध्यान रखेंगे, बिरजू की माँ जो है नाच देखने की चर्चा कितने बार जिक्र की थी कि नाच देखने जाना है, नाच देखने जाना है, 18 बार। ध्यान रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। लो खूब देखो नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी पतली जीव वाली पतुड़िया सब हंसती आएगी, हंसती जाएगी, सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ी जारवी 2 बच्चे की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है, वह बालों में गड़ी का तेल डालती है। मतलब इसका पति भी इसका बात को मानता है, 2 बच्चे हैं, और जब शादी करके आई थी उस टाइम जैसी दिखती थी अभी भी वैसी ही दिख रही है। और वो बालों में गड़ी का तेल, गड़ी का मतलब हो गया जो नारियल का तेल आता है, वो डालती है। उसकी अपनी ज़मीन है, किसी के पास एक घूर ज़मीन भी अपने इस गांव में जलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है, अगहनी लोगों की बिख दीठ से बचे तब तो। ध्यान रखेंगे कितना बीघा धान लगा हुआ था, तो 3 बीघा धान लगा था। और कैसा धान लगा हुआ था, तो अगहनी। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी, तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। बोले ना जैसे उसके पप्पा लेकर आते, ये लोग तो ड्रामा करके सब सो गया अंदर दुबक करके सब। अपने ही बैलों की घंटी क्यों री चंपिया। चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी घरघराती है ना। दोनों ने फिर हुंकारी भरी, चुप, गाड़ी नहीं है, तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो। ओ चंपी, भाग के चुपके चुपके, होता है ना, जाके देख, टट्टी में लोग छेद करके देखता है। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पाँव से टट्टी के छेद से झाँक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया, बोले कि बोलो मत, जंगी की पतोह लड़ना। क्या है कि चंपिया भी गुदरी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ तार गई। जरुण मलदहिया टोली में गाजे चिलम चल रही थी, आवाज़ तो बड़ी खनखनी हुई निकल रही है। यानी ये बोल रहे हैं कि जैसे बैलगाड़ी को डांटे रहती, बोलती है कि लगता है वहाँ चिलम उलम चढ़ा के आए हैं, इसलिए आवाज़ जो है इनका इतना खनखनाता हुआ सारा। चंपिया, हाँ, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे चंपिया। हाँ। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो ना रोशनी है, ना चिराग, ना चूल्हे में आग। बात क्या है, नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? इसके मन में आ रहा है कि शायद ये जो है पैदल ही चली गई है। बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश की भी, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू बेटा बिरज मोहन, यानी बिरजू का पूरा नाम क्या था, तो बिरज मोहन था, ध्यान रखेंगे। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, हाँ, उठती क्यों नहीं, ले धान की पंचशीश रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसरे पर रख कर उसने कहा, दिया बोलो। बिरजू की माँ उठकर ओसरे पर आई। 1:30 पहर तक गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का मैल सब दूर हो गया। धान रंग उसकी आंखों से उतर कर रोम रोम में घुल गया, यानी धान को देखकर ये खुश हो गई। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा, अभी अभी बलरामपुर के बाबू की
संपन्नी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचशीश टट्टी में खोज दे अपने खेत का है। अपने खेत का हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी। साड़ी खेत की बालियां। मलदहिया टोली पर जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुरा गई। सच कहता हूँ, पंचशीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कर है रे तू, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म से बचे। यानी इसको तो हनुमान जी को चढ़ाना था और ये लड़का जो ये पहले ही मुंह में डाल लिया। क्या हुआ, डांटती क्यों है? नववान के पहले ही नया धान जुटा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। चिरई चुरमुन यह लोग दोनों के मुंह में नववान के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर अपने दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भूरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठिकाना नहीं और रोटी बनाती? वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी कभी बैल जरूरत होगी, पूछेगा तब कोई टोला वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तू पलक मारते बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? यानी होता है ना, ये अपनी पत्नी को जो है ना थोड़ा क्या बोले, थोड़ा मस्का लगा रहा है कि तू जो है पलक मारते जो है 1 टोकरी रोटी बना देगी। यहाँ तो 5 ही रोटी बनाना है, कितना टाइम लगेगा? जाओ जाओ जल्दी जाओ, बनाओ। अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नज़र बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी और एक टक निकाल रहा है। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर ना लगती। यानी ये दोनों बच्चे जो हैं उन दोनों के बीच में बाधा बन रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में जो होता है बात करना चाह रहे थे, लेकिन बच्चों को देखकर ये शांत रह जाते हैं। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना। चंपी जड़ा घेलसार में खड़ी होकर मखनी बुआ को आवाज़ दे तू। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब बुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो है जो बिना नाथ पगहिया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुढ़ा मान गई थी क्या? नाथ पगहिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांखती खांसती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या, और कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागर है और कुछ बर्तन बासन। सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? यानी इसको अपने घर में देख रेख के लिए छोड़ती है मखनी फुआ को। फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोल कर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वह है सहुआइन। राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रख कर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। गुलाब बाग मेले का भी जिक्र हुआ है, इसमें ध्यान रखेंगे। और ये बलरामपुर का नाच देखने गई हुई थी। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई अंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताकिए पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे बिरजू को। चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो भैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का? ही। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली। ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया है। हाँ। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, 1 कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू के माँ ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके होंगे? पूर्णिमा का चांद
सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मान टिक्का पहना है। ठीक है, पहली ही बार बिरजू के पप्पा को क्या हो गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की और एकटक देख रहा है, मानो लाल नाच की लाल पान की बेगम। होता है ना कि इसकी पत्नी जो है वो जैसे ही टिक्का पहनी है तो उसका पति का ध्यान जो है वो एकटक अपनी पत्नी के ऊपर है। तो इसको लग रहा है बिरजू की माँ को कि इसको आज क्या हो गया, ये एकटक मुझे ही देखे जा रहा है, जैसे लगता है कि लाल पान की बेगम मैं ही हूँ नाच की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिने सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ो बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना कि उसकी पतोहू नाच देखने चली गई है क्या। गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन रोहट रहा हो आंगन में। जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं, पतोहिया तो नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई हैं। अरे टीसन वाली तो रोती है काहे। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा। ये टीसन वाली किसे कह रही है, तो जंगी की पतोहू को कह रही है जो कि मुंह जोड़ थी। उसी को बोलती है, अरे टीसन वाली तू रोती काहे है। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है, बेचारी जल्दी आजा। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लड़ेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है, गिलट कर झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। यानी कौन कौन जा रही थी, तो जंगी की पतोहू, ठीक है, और साथ में राधे की बेटी सुनरी और लड़ेना की बीबी, ठीक है, ये सभी साथ में जा रही है नाच देखने। आजा आजा, जो बाकी रह गई है सब आजा जल्दी से। जंगी की पतोहू, लड़ेना की बीबी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आ गई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लथार मारकर गाड़ी बहाएगा पतोहू को, क्या लंगड़ी बनाएगा पतोहू को, सॉरी लतार मारकर लंगड़ी बनाएगा पतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने घेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी के पतोहू का गौना के 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल के लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके, सिमरा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झड़ी में कहीं दुद्धि की लता फूली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुनरी, लड़ेना की बीवी और जंगी की पतोहू। ये चारों ही गांव में बैसकॉप का गीत गाना जानती है खूब। यानी इसको ध्यान में आ गया, ये सभी तो गीत गाना जानती है, तो चलो अभी लोग को गीत गाने के लिए कहा जाए, गाना गाने के लिए। तो गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों और गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे के मनटिक्के पर चांदनी छिटकती है। जैसा अब एक बैस्कॉप का गीत गा तो चंपिया डरती है काहे, जरा जहाँ भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। ताना मारकर कहती है अपनी बेटी को कि गाओ ना तुम, अगर भूलोगी तो मास्टरनी सब है ही ना, तुम्हारी भाभी सब बताएगी तुमको। दोनों पतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खखाड़ कर गले साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गारे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा। चंपिया ने धीमे से शुरू किया। यानी होता है ना कि चलो चलो कौन सा गाना गाएंगे, अच्छा ये वाला गाओ ना, कान में जाके दूसरा कहती है, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे ये कर रही है जंगी की पतोहू, जो है चंपिया को क्या बोलती है, चलो 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 गाओ। तो कौन सा गाना गाती है, तो चंदा की चांदनी वाला गीत जो है वो ये गाती है। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी मैया की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू के बाप ने जंगी की पतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पतोहू है, गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच ही लाल पान की बेगम है, क्योंकि वह रूपा का मान टिक्का पहनी थी, इसलिए उसको क्या कहते हैं कि लाल पान की बेगम। बिरजू की माँ अपने नाक पर दोनों आँखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। होता है ना ऐसे करके अपना एकदम देखना, वो मेरा फेस कैसा लग रहा है। तो वैसे ही ये भी ले, लाल साड़ी की झिलमिली किनारी, मान टिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। यहाँ पर हमारी ये कहानी समाप्त हो गई।
और इससे संबंधित जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ थी जो मैं अपने कॉपी में नोट की थी वो भी मैं लेकर आई हूँ। देखिए, लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की है, ठुमरी कहानी संग्रह में है, कुल 9 कहानियाँ इसमें संकलित है। बिरजू का उम्र 7 वर्ष है और उसका पूरा नाम क्या है, तो बिरज मोहन है। और वो क्या पहनेगा, तो पैंट पहनेगा। चंपिया जो है वो छीट वाली साड़ी पहनेगी, इसका उम्र है 10 वर्ष। और ये कौन सा गीत गाने उसकी माँ बोलती है, कहाँ गई होगी, तो बाजे न मुरलिया सीख रही होगी ट्यूशन की छोकरियों के पास। बाबू साहेब भी पात्र आया हुआ है। बलरामपुर नाच का जिक्र है। बिरजू जो है जिन बाबा को गाड़ी भेजने को कहता है कि मैं आपको एक बैगन चढ़ाऊंगा। जंगी की पतोहू जो कि बिरजू की माँ से नहीं डरती है, मुँहजोड़ है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, सभी उसे टीसन वाली कहकर संबोधित करते हैं। 3 महीने हुए हैं गौने की नई बहू होकर आई है। ससुर जो है वो जंगी दागी चोर है। बेटा जो है जंगी का कौन है, तो वो है रंगी, जो कि कुर्माटोली का नामी लठेत है। फुआ क्या कहती है, शैतान की नानी, गाली देती थी ना, शैतान की नानी। माँ शकरकंद उबाल कर चंपिया सहुआइन की दुकान पर छुआ गुड़ लानी गई है। कोयरी टोला, मलदैया टोला और बबुआन टोली, ये 3 टोलियों का भी जिक्र हुआ है। इसमें कोयरी टोला वाले जो होते हैं वो गाड़ी नहीं देते हैं, और मलदैया टोली वाले जो वो मियाँ जान की गाड़ी लेकर आते हैं। बबुआन टोली का भी जिक्र हुआ है। बिरजू की माँ 18 बार नाच देखने की चर्चा करती है, और महावीर जी का रोट बाकी है, शायद उसी का तो सजा नहीं मिल रहा है, ऐसा ये सोचती है। नारियल का तेल बालों में यानी गड़ी का तेल डालती है। और बाप ने बैलों को घास देने के लिए चंपिया को पुकारा था। जंगी की पतोहू, लरेना की बीबी और राधे की बेटी तीनों क्या हुई थी, तो गाड़ी के पास आ गई थी। चंपिया, सुनरी, लरेना की बीबी और जंगी की पतोहू सभी बैस्कोप का गीत गाना जानती है, और चंदा की चांदनी वाला गीत चंपिया गाती है जब ये लोग मेला जा रही होती है। तो बिरजू की माँ जो है वो लाल पान की बेगम इसको कहते हैं, ऐसा कहा गया है। और देखिए, इस कहानी से संबंधित जो प्रश्न है वो लेकर मैं आई हूँ। 2 प्रश्न मुझे मिले फिलहाल, और एक प्रश्न और पूछा था 24 वाले पेपर में अगस्त में, कि बलरामपुर नाच का जिक्र निम्न में से कौन सी कहानी में हुआ है, तो याद रखेंगे लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टीसन वाली कहकर संबोधित करती है, कौन थी टीसन की, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की, जंगी की पतोहू। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र हैं, कौन कौन थी, तो एक सुनरी थी, चंपिया थी, और कौन थी, मखनी फुआ थी। क्या सुहासी और ज्योतिया आपको मिली, नहीं मिली। चंपिया थी, मखनी फुआ थी और सुनरी थी। चंपिया इसकी बेटी है, यानी बिरजू की बहन हुई, और लाल पान की बेगम जो है बिरजू की माँ यानी बिरजू की बहन है ये। ठीक है, और मखनी फुआ थी एक, और सुनरी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 4, 5। 2, 4, 5 हमारे डी ऑप्शन में है, तो हमारा क्या है, ये आंसर सही है। और यहाँ पर ही हमारी ये कहानी समाप्त हुई। और ये कहानी से संबंधित 2 PYQ मैं करवा दी, और एक मैं बताई आपको बलरामपुर नाच का जिक्र निम्न में से कौन सी कहानी में हुआ है, तो लाल पान की बेगम कहानी में हुआ है। 3 प्रश्न मैं आपको बताई। इसी टाइप से कहानियों से प्रश्न पूछता है NTA, जो कि मैं दिखाई आप लोगों को।